हे एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था सेल का इंट्रोडक्शन, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यूकैरियोटिक सेल में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, सो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है कि ऐसे सेल ऑर्गेनली जिनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, उन्हें ही हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली विच फंक्शन, जिनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड है, या फिर ऐसे सेल ऑर्गेनल जो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, उन्हें को एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में रखा गया है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में टोटल 4 सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है, और इन चारों के चारों सेल ऑर्गेनली के सराउंडिंग बेटा सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दैट मीन्स चारों के चारों सेल ऑर्गेनली सिंगल मेम्ब्रेन है, कोई भी सेल ऑर्गेनली इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं है। देन इन्वॉल्व इन द पैकेजिंग, इसमें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जितने भी सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व हैं, दैट मीन्स 4 सेल ऑर्गेनल, ये पैकेजिंग का काम करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं, जो कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई सेल ऑर्गेनली नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं है। दैट मीन्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलेगा। देन आरबीसी ऑफ द मैमल्स में भी एब्सेंट है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनल हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। ठीक है, यहाँ पर इसके डायग्राम भी दिखाए गए। एक एक करके हम इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इनकी डिटेलिंग भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ रहा है पहला सेल ऑर्गेनल, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला सेल ऑर्गेनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ सेल ऑर्गेनल है, और ये एक टाइप के नेटवर्क की तरह फैला हुआ सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ नेटवर्क जो न्यूक्लियस से अटैच है। न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, दैट मीन सपोज न्यूक्लियस है बेटा, और न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से ही जुड़ा हुआ एक सेल ऑर्गेनल है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो दिख रहा है बेटा, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब आप देखेंगे बेटा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का जो मैंने यहाँ पे रफली ड्रॉ किया है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर टाइनी टिब्यूल, छोटे छोटे टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर हैं जो पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है। टिब्यूल या मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर जो कि साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है और न्यूक्लियस से अटैच है, उस स्ट्रक्चर का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स और वेसाइकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब इसका स्ट्रक्चर बनता है बेटा, तो 3 कंपोनेंट मिलकर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसाइकल्स। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा इस डायग्राम में, दैट इज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के से अटैच या न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से अटैच आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपको इसके 3 कंपोनेंट भी आसानी से दिखाई देंगे। टिब्यूल्स, टिब्यूल बेटा स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी है। सिस्टर्नी फ्लैट स्ट्रक्चर्स है जिसपे राइबोसोम अटैच आपको दिखाई देंगे, एंड सिस्टर्नी स्पेस है बेटा, ये सिस्टर्नी है, और यहीं पर आपको दिखाई देंगे वेसाइकल्स। यहीं पे आपको क्या दिखाई देंगे बेटा? वेसाइकल्स। वेसाइकल्स स्मॉल सर्कल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम वेसाइकल्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको 3 कंपोनेंट दिखाई देंगे, या फिर आप ये बोलिए बेटा इसके स्ट्रक्चर में आपको 3 अलग अलग पॉइंट दिखाई देंगे या कंपोनेंट दिखाई देंगे। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर कितने टाइप का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 टाइप बेटा मेंशन किए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही साथ जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर, यहाँ पर देखिए ये सेल है बेटा, ये पूरी हमने सेल बनाकर रखी है, ये है न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर जो लिक्विड है दैट इज साइटोप्लाज्म, या हम इससे साइटोप्लाज्म
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियस और ये बन रहा है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देखिए सेल के अंदर का स्पेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ऐसा लग रहा है ये जो अंदर का सेल के अंदर का स्पेस है ये इस नेटवर्क की बनने की वजह से दो पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। सो ER डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर का स्पेस, डिवाइड करेगी टू पार्ट्स में। दो कंपोनेंट क्या क्या है, ल्यूमिनल, ल्यूमिनल बेटा वो पार्ट है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ये इनर पार्ट ल्यूमिनल कहलाता है और जो बाहर की तरफ पार्ट है वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। इनसाइड द ER ल्यूमिनल, आउटसाइड द ER का पोर्शन क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। सो ER ने इंट्रासेलुलर स्पेस को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। फर्स्ट है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट इंटरनल स्पेस विच इनक्लोज ER द मेम्ब्रेन, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल क्या है बेटा, आउटसाइड द ER, मतलब ER के बाहर की तरफ जो आपको स्पेस दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। देन फिर आ जाते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का है, सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ, जैसे बेटा अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ड्रॉ करें तो आप देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अगर आपको राइबोसोम प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं तो राइबोसोम की वजह से इसके सरफेस की अपीयरेंस रफ होती है बेटा, इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर जो टिब्यूल्स है वो फ्लैट स्ट्रक्चर नेटवर्क की तरह, उस पर कोई भी राइबोसोम आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, स्मूथ होती है, इसलिए हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। पहला ही पॉइंट क्लियर लिखा गया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम एब्सेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड सिंथेसिस का काम करती है बेटा, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाने का फंक्शन है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की वजह से बेटा ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रही है। साथ ही साथ अगर राइबोसोम प्रेजेंट है बेटा तो आपको राइबोफोरेंस भी दिखाई देंगे, टू टाइप के राइबोफोरेंस हैं। अब ये राइबोफोरेंस क्या है, सो यहाँ देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे आपको राइबोसोम दिखाई देंगे, इसे हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हो गई बेटा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पर लगा है राइबोसोम लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट के साथ। देन लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट के साथ जब ये जुड़ा है बेटा तो इसे जोड़ने के लिए आपको प्रोटीन, मेम्ब्रेन से राइबोसोम को जोड़ना है तो प्रोटीन भी तो लगेगा, तो ये लगा बेटा प्रोटीन। इसी प्रोटीन को क्या बोला गया बेटा, राइबोफोरिन, जिसके आपको दो टाइप देखने को मिलेंगे। तो राइबोफोरिन वो प्रोटीन है बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से राइबोसोम को अटैच रखने में हेल्प करता है, उसे ये हम राइबोफोरिन कहते हैं। तो जहां राइबोसोम प्रेजेंट है वहां राइबोफोरिन भी प्रेजेंट मिलेगा आपको। यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट है बेटा तो यहाँ पर आपको राइबोफोरिन भी नहीं मिलेगा। चलिए इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ जब हम देखेंगे बेटा तो हमें दिखाई देगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि दो टाइप के हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस, क्योंकि इसके पास राइबोसोम नहीं होते सो ये लिपिड बनाने का काम करेगा। स्टेरॉइड सिंथेसिस, साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन दैट मीन्स टॉक्सिक ड्रग्स मटेरियल को ऑर्गेनिज्म या बॉडी से रिमूव कराने का काम भी कौन करता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ ड्रग्स एंड xenobiotics एंड द एसोसिएट विद द साइटोक्रोम P450 से अटैच है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी बेटा हेल्प है क्यों करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये कैल्शियम आयन के अपटेक को बढ़ाता है। साथ ही साथ सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ
RER पास इनटू गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स थ्रू SER। SER से जो प्रोडक्ट बाहर जो गोल्गी बॉडी की तरफ जाने वाले हैं उनके सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा। सो 4 फंक्शन हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, साथ ही साथ बेटा प्रोवाइड करता है प्रिकर्सर फॉर मेनी एंजाइम। अगर किसी भी टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन करें तो बेटा एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मोस्टली प्रोटीन होते हैं, सम एंजाइम आर न्यूक्लिक एसिड्स। सो प्रोटीन बनाने के लिए प्रिकर्सर का काम, या जो प्रोटीन एंजाइम बनाने के लिए जो कंपोनेंट है बेटा दैट इज प्रोटीन, तो उसके लिए प्रिकर्सर का भी काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, क्योंकि आगे जाके लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा एंड इन द गोल्गी बॉडी। एंड साथ ही साथ बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है और गिव राइज SER को भी कहीं ना कहीं बनाने में इन्वॉल्व है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो मेन फंक्शन में स्मूथ लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा बेटा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस कह सकते हैं। गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस। पहला हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सेल ऑर्गेनल कंप्लीट किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम आ गए हैं गोल्गी अपैरेटस में। गोल्गी अपैरेटस फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्गी। साइंटिस्ट का नाम है बेटा कैमिलो गोल्गी और उन्हीं ने एक स्ट्रक्चर्स को देखा और उसी का नाम रख दिया गोल्गी बॉडी। 1898 कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट ने डेंसली स्टेन, ठीक है, डेंसली मतलब काफी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट वाला एक स्ट्रक्चर देखा। कहां पर देखा बेटा? नियर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास उन्हें एक डेंस स्ट्रक्चर्स दिखाई दिया और उसी स्ट्रक्चर को नाम उन्हें दे दिया दैट इज गोल्गी अपैरेटस। प्रेजेंट इन गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, एब्सेंट दैट मींस एक्सेप्ट मैच्योर सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स फ्लोएम एलिमेंट, फ्लोएम एलिमेंट तो सीव ट्यूब्स के पास एब्सेंट है बेटा ये, एंड आरबीसी इसके पास एब्सेंट है, ठीक है, एंड एटसेट्रा, ठीक है। टेरिडोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, स्पर्म सेल्स एटसेट्रा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे तो इन प्लांट गोल्गी बॉडी को बेटा हम डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। एज गोल्गी अपैरेटस इज मेड अप ऑफ अनकनेक्टेड यूनिट। प्लांट सेल में हम गोल्गी अपैरेटस को डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्गी बॉडी को देन अनदर भी कई नाम से अनाउंस किया जाता है। सो डिक्टियोसोम इज अनदर नेम ऑफ द प्लांट सेल। गोल्गी अपैरेटस को जब हम देखेंगे बेटा तो ER के जैसे ही गोल्गी अपैरेटस में आपको कंपोनेंट दिखाई देंगे। आपको सिस्टर्नी दिखाई देगा, टिब्यूल्स, वेसाइकल्स और गोल्जिनियन वैक्यूल। गोल्गी बॉडी के आसपास आपको वैक्यूल्स दैट मीन सर्कल स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उन्हें ही क्या लिखा गया है? गोल्जियन वैक्यूल। सो सिस्टर्नी सेम स्ट्रक्चर है बेटा, सैक लाइक, फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ टिब्यूल्स स्मॉल फ्लैट जो आपस में कैसे होते हैं? इंटरकनेक्ट। टिब्यूल स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपस में है इंटरकनेक्ट, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। सो फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सिस्टर्नी। वेसाइकल सर्कल स्ट्रक्चर है बेटा, सर्कल structures and vacuole also a circle structure. So ER के जैसे आपको गोल्गी बॉडी में भी 3 तरीके के कंपोनेंट, और आप इसे इंक्लूड कर ले तो ऐसे 4 है, लेकिन मेनली बेटा 3 तरीके के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। गोल्गी अपैरेटस न्यूक्लियस के नियर दिखाई देगा बेटा। न्यूक्लियस के नियर मतलब ये हमने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, न्यूक्लियस के आगे दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER है, रफ ER ड्रॉ कर देते हैं, स्मूथ ER हो गया। और इसी के सामने आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है मेम्ब्रेन का बना हुआ स्ट्रक्चर दैट इज गोल्गी अपैरेटस, दैट इज गोल्गी अपैरेटस।
तो नियर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज गोल्गी अपैरेटस। अब ध्यान दो बेटा, जब गोल्गी अपैरेटस यहाँ पर बनता है तो आप देखिए गोल्गी अपैरेटस ये अगर पूरी सेल हो गई तो यहाँ पर आपको इसकी दो फेस या दो साइड दिखाई देंगी। दो जो साइड दिखाई दे रही है दैट इज सिस फेस और ट्रांस फेस। ये सिस फेस आपको दिखाई देगी जो कि न्यूक्लियस के नियर है, और उसके ऑपोजिट साइड पे जो दिख रही है दैट इज ट्रांस फेस। ट्रांस फेस, सिस फेस वो साइट है बेटा जहां पर ईआर से आए हुए वेसाइकल को गोल्गी बॉडी रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद उसे मॉडिफाई करेगी और पैक करने के बाद ट्रांस फेज दैट मीन्स मैच्योर फेज से आगे ट्रांसपोर्ट कर देगी, मे बी इंट्रासेलुलर टारगेट और द आउटसाइड द सेल। ध्यान से सुनिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो लिपिड और प्रोटीन बनाया था उस लिपिड और प्रोटीन को वेसाइकल में पैक करके ईआर गोल्गी बॉडी की तरफ भेज रही है। गोल्गी बॉडी से रिसीव करेगी सिस फेस से, सिस फेस से रिसीव करेगी, सिस फेस से रिसीव करने के बाद इसे मॉडिफाई करेगी जिसे ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं, एंड फिर ट्रांस फेज जिसे हम मैच्योर फेज कहते हैं इससे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगी। सो गोल्गी बॉडी में आपको दो साइड दिखाई देंगे, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। यहाँ देखिए डायग्राम में, इसके आगे बेटा ईआर है, यहाँ हम समझ रहे हैं ईआर है, तो ईआर से ये आया वेसाइकल, वेसाइकल को रिसीव किया सिस फेज से, गोल्गी बॉडी ने इस वेसाइकल को किया मॉडिफाई और ट्रांस फेज से ये वेसाइकल मॉडिफाई होकर ये गया, ठीक है, ये जा रहा है ये वेसाइकल। सो सिस फेज फेस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक फेस है, ये साइट है बेटा जिसे कॉन्वेक्स भी कहते हैं, इनसे द फॉर्मिंग एंड रिसीविंग एंड। ये कौन सा एंड है बेटा? रिसीविंग एंड है, जहां से वेसाइकल क्या किए जा रहे हैं? रिसीव किए जा रहे हैं। रिसीव वेसाइकल फ्रॉम ईआर, ईआर से आए हुए वेसाइकल को रिसीव करेगी सिस फेज। ट्रांस फेज की बात करें तो ट्रांस फेज साइटोप्लाज्म की साइड वाली साइड है जिसे हम कॉनकेव भी कह रहे हैं, दैट इज इसे हम मैच्योर फेस भी कहते हैं। मॉडिफाई मटेरियल, मटेरियल जो भी आया है वो मटेरियल मॉडिफाई किया जाएगा, पैक किया जाएगा और उसके बाद ट्रांस फेज के थ्रू क्या कर दिया जाएगा? आगे की तरफ रिलीज, इंट्रासेलुलर और मे बी इनसाइड आउटसाइड द सेल। सो एंड गोल्गी अपैरेटस में आपने देखा बेटा कि दो फेजेस आपको देखने को मिलेंगी। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट आ गया है गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन क्या है। सो गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोसेस पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फॉर द सेक्रेशन, ठीक है। सेक्रेशन के लिए किसी भी टाइप के मटेरियल को पैकेज करने का काम, पैकेजिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम, ये सब गोल्गी अपैरेटस का है। गोल्गी अपैरेटस साइट फॉर द ग्लाइकोप्रोटीन और द ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का काम और ग्लाइकोलिपिड दैट मीन्स ग्लाइकोसाइलेशन की बात हो रही है बेटा। ईआर से आया हुआ लिपिड और प्रोटीन गोल्गी बॉडी मॉडिफाई करेगी, जब मॉडिफाई करेगी बेटा तो इसमें प्लस करेगी शुगर, शुगर को प्लस करने के बाद ये बन गया लिपिड और ये बन गया प्रोटीन। अब ये लिपिड बेटा ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा और ये जो प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा। तो गोल्गी अपैरेटस में इसमें मॉडिफिकेशन किया शुगर को ऐड करके, और शुगर को ऐड करना और मॉडिफाई करना ही ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है। तो ये जो स्टेप है ये किसका है बेटा? ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन कहलाएगा। सो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाने का काम। साथ ही साथ बेटा गोल्गी बॉडी रूट कैप सेल्स आर रिच इन गोल्गी बॉडी, रूट में जो रूट कैप बनाने वाली सेल्स होती है उनमें गोल्गी बॉडी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ज्यादा नंबर होते हैं, और ये म्यूसिलेज का सेक्रेशन करते हैं ताकि जो रूट की टिप है वो ल्यूब्रिकेशन में ल्यूब्रिकेट कर सके ताकि सॉइल में वो इजीली ग्रो हो पाए। देन एक्रोसोम फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म में एक्रोसोम का फॉर्मेशन दैट मीन्स अगर बेटा हम स्पर्म को ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्रोसोम, और एक्रोसोम बनाने का काम भी गोल्गी अपैरेटस का है।
देन फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस के समय पे जब सेल में साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस के टाइम पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दो सेल को डिवाइड करने के समय पर गोल्गी अपैरेटस बीच में सेल प्लेट बनाने का काम करती है, स्पेशली प्लांट सेल। साथ ही साथ गोल्गी बॉडी लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगी। सो गोल्गी बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पर मेंशन किया, अराउंड 4-5 फंक्शंस लिखे गए बेटा। इसी पॉइंट से आगे बढ़ाते हुए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल आ गया, दैट इज लाइसोसोम। सो फर्स्ट हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, सेकंड सेल ऑर्गेनल हमने गोल्गी अपैरेटस पढ़ा, नेक्स्ट है बेटा लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंपल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, सिंपल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सिंपल स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये बेटा लाइसोसोम है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटा एंजाइम। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये एंजाइम बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी की पैकेजिंग की वजह से लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ है। एंड रिच इन, लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और ये एंजाइम एसिडिक पीएच पर एक्टिव होते हैं, एक्टिव इन एसिडिक पीएच। एसिडिक कंडीशन आर मेंटेन इनसाइड द लाइसोसोम बाय पंपिंग द प्रोटॉन आयन देम। लाइसोसोम के अंदर बेटा जो एंजाइम है वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि वहां पीएच अभी एसिडिक नहीं है। अगर यहाँ पर एसिडिक पीएच करना है बेटा तो हमें प्रोटॉन की एंट्री करानी पड़ेगी। प्रोटॉन की एंट्री होने की वजह से यहाँ का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है और एसिडिक पीएच पर ये सारे एंजाइम एक्टिव हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो बहुत सारे एंजाइम है, अराउंड 40+ एंजाइम है बेटा। देन कुछ एंजाइम यहाँ मेंशन किए गए, एंजाइम क्या क्या हो सकते हैं बेटा? प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। लाइपेज जो लिपिड को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाला कार्बोहाइड्रेज भी हो सकता है, ग्लाइकोसाइडेज भी है। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला न्यूक्लियस, फॉस्फेटेज एंड सल्फेटेज, ऐसे बहुत सारे एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट है। लाइसोसोम में प्रेजेंट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये एंजाइम इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि किसी भी टाइप के मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। एनी काइंड ऑफ मटेरियल को डाइजेस्ट करने की पावर इन लाइसोसोम के एंजाइम के अंदर होती है। सो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है लाइक कार्बोहाइड्रेज, लाइपेज, प्रोटीएज, न्यूक्लियस एटसेट्रा। लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल है, पॉलीमॉर्फिक एक सेल ऑर्गेनल है बेटा। पॉलीमॉर्फिक का मतलब बेटा इसके अलग अलग स्ट्रक्चर है, कभी ये प्राइमरी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी है, रेसिडुअल बॉडी है और ऑटोफैगी लाइसोसोम। क्या है ये? देखिए यहाँ पे पहले लिखा है प्राइमरी, जो न्यूली फॉर्म लाइसोसोम है बेटा उसे हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं, जो नया बना हुआ लाइसोसोम, दैट मीन्स गोल्गी बॉडी से जस्ट जो बनकर निकला हुआ है, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम फैगोसोम, फैगोसोम मतलब बेटा फूड पार्टिकल जो आया था सेल के अंदर उसके साथ वो लाइसोसोम जाकर फ्यूज हो गया, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। इसके बाद जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल बचा है दैट इज रेसिडुअल एंड ऑटोफैगी, या इसी को बोला गया है वैक्यूलर लाइसोसोम, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ मेनी प्राइमरी लाइसोसोम अराउंड द ओल्ड और डेड ऑर्गेनली। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को अगर हम देखें, सबसे पहले ये है बेटा गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडी से बेटा अभी वेसाइकल ये रिलीज हो रहे हैं और ये रिलीज हुए वेसाइकल, दैट मीन्स न्यूली फॉर्म्ड, दैट इज प्राइमरी लाइसोसोम। ठीक है, इसके बाद जब कोई फूड पार्टिकल या अनदर पार्टिकल सेल के अंदर, सपोज ये सेल के अंदर ये पार्टिकल आया, पार्टिकल आने के बाद
ये जो लाइसोसोम है बेटा, ये लाइसोसोम जाकर हो गया इससे फ्यूज, इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बना दैट इज सेकेंडरी। इसी को बोला गया है बेटा हेट्रोलाइसोसोम। हेट्रो इसलिए क्योंकि ये फूड पार्टिकल अलग है और सेल के अंदर बाहर से आया हुआ है। साथ ही साथ इसके बाद बेटा इस पार्टिकल को डाइजेस्ट करने के बाद जो अनदर मटेरियल बचेगा दैट इज टर्शरी, इसे हम टर्शरी भी कहते हैं, टर्शरी लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है। ऑटोफैगी वाली कंडीशन वो है बेटा जब लाइसोसोम सेल के अंदर किसी ऐसे, ये लाइसोसोम है और सेल के अंदर किसी ऐसे सेल ऑर्गेनल या किसी ऐसे स्ट्रक्चर से फ्यूज हो जाए जिसकी जरूरत नहीं है, जैसे पुराने माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, कोई अनदर सेल ऑर्गेनल है जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और वो सेल ऑर्गेनल अब सेल के किसी काम के नहीं है, तो वो लाइसोसोम से डाइजेस्ट करवा दिए जाएंगे। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जाम्पल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया बेटा ओल्ड हो गई है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी सेल को जरूरत नहीं है, सेल को इसे रिमूव कराना है, तो सेल बेटा लाइसोसोम को बोलेगी आप इसके साथ जाकर फ्यूज हो जाइए और इसे डाइजेस्ट कर लीजिए। तो इस समय जो कंडीशन होती है दैट इज ऑटोफैगी कंडीशन। ऑटोफैगी, ऑटो मतलब बेटा सेल्फ और फैगी मतलब डाइजेस्ट करना या लाइसिस करना। ठीक है, खुद के स्ट्रक्चर को लाइसिस करने वाली कंडीशन। सो लाइसोसोम बेटा पॉलीमॉर्फिज्म सेल ऑर्गेनल है, कई फॉर्म में आपको दिखाई देगा, कभी प्राइमरी है, कभी सेकेंडरी है, कभी टर्शरी है, इसलिए हम इसे पॉलीमॉर्फिज्म ऑर्गेनली कहते हैं। इसी पॉइंट में देन आगे बढ़ते। अच्छा, लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें बेटा तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं जिनका मेन फंक्शन है कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल को ब्रेक करना, उनका लाइसिस कर देना, ये उसका मेन फंक्शन है। साथ ही साथ लाइसोसोम को सुसाइडल बॉडी ऑफ द सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। लाइसोसोम किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेता है एटसेट्रा। ऑटोलाइसिस की कंडीशन भी रहती है, मेंटेन रहती है। चलिए इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पर आते हैं दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए वैक्यूल बेटा प्लांट सेल के पास आपको देखने को मिलेगा, लार्ज साइज का वैक्यूल, लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल। ये देखिए यहाँ डायग्राम में बेटा आप देखोगे तो लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल आपको दिखाई देगा, लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल, ये बेटा वैक्यूल है, दैट इज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जो कि 90% बेटा पूरा वैक्यूल 90% वॉल्यूम लेता है सेल का, 90% वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है बेटा उसे हम सैप कहते हैं, सैप वैक्यूल। वैक्यूल की मेम्ब्रेन, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है बेटा उसे हम सेल सैप कहते हैं, सेल सैप। वैक्यूल बेटा बहुत सारी चीजों को स्टोर करने का काम करता है। वैक्यूल एक खाली स्पेस है, सेल के अंदर का एक खाली स्पेस है जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल को स्टोर करने का काम करेगा। क्या क्या वैक्यूल स्टोर कर सकता है बेटा? वाटर, सबसे पहले वाटर, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दैट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट बेटा जिसकी सेल को कोई जरूरत नहीं है, प्लस पिगमेंट हो सकते हैं, पिगमेंट भी स्टोर होता है, आयंस हो सकते हैं, मिनरल्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर वैक्यूल के अंदर स्टोर होती हैं। ठीक है, पिगमेंट में एंथोक्लोर है, एंथोक्लोर पिगमेंट दैट मीन्स वाटर सॉल्युबल पिगमेंट यहाँ पर स्टोर रहते हैं। टोनोप्लास्ट वैक्यूल की मेम्ब्रेन है बेटा, इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द वैक्यूल। टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन ये वैक्यूल है बेटा, वैक्यूल के अंदर काफी चीजें स्टोर है। अगर इनमें से किसी भी मटेरियल को सेल को जरूरत है बेटा तो यहाँ पर अमाउंट उनका ज्यादा है, सेल के पास उनके पास अमाउंट कम है, तो वैक्यूल से चीजें सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाहर जा रही, दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जा रही हैं, इसलिए लिखा है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा।
अगर सेल को किसी आयन, किसी अनदर कंपाउंड की जरूरत नहीं है तो वैक्यूल में स्टोर हो सकता है, और जरूरत आने पर वो कंपाउंड या वो आयन या मिनरल अनदर जो चीजें हैं बेटा वो वैक्यूल से वापस भी ली जा सकती है। वैक्यूल में उनका अमाउंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है काम। एंड आयन कंसंट्रेशन इज द सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। इन प्लांट सेल वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू अ 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल का 90% वॉल्यूम ले लेता है। एंड वैक्यूल के फंक्शन की अगर हम बात करें तो वैक्यूल का फंक्शन होता है बेटा स्टोरेज। स्टोरेज यूनिट है सेल की। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि आपको अमीबा के पास देखने को मिलेगा, अमीबा के पास मिलेगा। देन फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बनेगा बेटा फूड मटेरियल को इंगल्फ करने के बाद। तो फूड मटेरियल को इंगल्फ करके जो वैक्यूल बनता है दैट इज फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट इन अमीबा। देन वैक्यूल का फंक्शन है स्टोरेज यूनिट, एंड वैक्यूल प्रेजेंट है प्लांट सेल्स के पास।